नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी जेईई 2022 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने आंसर की चेक भी कर लिया होगा, ज़्यादातर लोगों ने, पर कुछ अभी रह रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम एक तो पहले हम बताएंगे कैसे आंसर की चेक करना है और रैंक आईक्यू पे अपने रैंक्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने रहेंगे, वो सब कैसे चेक करना है वो एक बार हम डिटेल में बता देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम कौन सा शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन सा शिफ्ट टफ रहा, कौन सा इजी रहा। जितना हमें डेटा मिल पाया उस हिसाब से हम एक एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और कट ऑफ भी, फाइनल कट ऑफ जो आएगी वो भी उसी के आसपास होनी चाहिए, हम जहाँ तक मतलब एनालिसिस करके बताएंगे। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए, कैसे आपको चालू करना है, सब कुछ एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। इसको आखिरी तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की यहाँ पे आ चुकी है आंसर की। तो हम आंसर की चेक करने के लिए पहले हम आंसर की पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की यहाँ पे यहाँ पे अब डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इस वजह से मैं अपने डाउनलोड्स में जाके बता देता हूँ। ये रही मेरे पीडीएफ पड़े हुए हैं, मैंने कई बार डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो एक ऐसा पीडीएफ डाउनलोड होगा आपका। फिर इस पीडीएफ पे आप यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करना है जूनियर इंजीनियर सिविल, सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। फिर एक आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि ये डायरेक्ट लिंक हमने उस वीडियो में दे रखा था, लेकिन वो हमने बताया था कि ये कल ओपन हो जाएगा लिंक, पर वो लिंक आज ओपन हुआ। उसके लिए सॉरी, हम थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया था जिसकी वजह से आप सब लोगों को परेशानी हुई। हमने बोला था कि कल ही 4 बजे एक्टिव हो जाएगा, पर कल 4 बजे स्टेनोग्राफर की आंसर की आ गई, तो हम एक दिन पहले ही थोड़ा दे दिए, उसके लिए सॉरी। और फिर आज आ गई आंसर की, तो फिर रोल नंबर इसमें डालेंगे हम और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालेंगे अपना, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपका पासवर्ड। जैसे 1 जनवरी 2022 अगर पासवर्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो 01012022 आपका पासवर्ड हो जाएगा। और इसमें कोई भी स्लैश और हाइफन नहीं लगेगा, डैश वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद या फिर ऐसे यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के डायरेक्ट, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जिससे डायरेक्ट वही वाला इंटरफेस ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्लिक किया, यहाँ पे अपना रोल नंबर आईडी पार्ट पर डालेंगे तो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा यहाँ से आंसर की। आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्विज़ भी करा रखा है और हम रैंक आईक्यू के बारे में भी अभी बात करते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ पे जब अपना डाल देंगे सब कुछ, तो फिर एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा अपना डिटेल डालने के बाद। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा तो हम यहाँ पे क्लिक हियर लिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्शन के लिए तो हम यहाँ से जाएंगे, ये ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे जाएंगे। ये तो बाद में मैं बताऊँगा अगली वीडियो में कैसे ऑब्जेक्शन करना है, किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। बट अभी आंसर की और नंबर जोड़ने के लिए तो यहाँ पे क्लिक हियर जो लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिस पे हमारे आंसर की होगी। जैसे ये आंसर की है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये ग्रीन बन रहा है इधर, मतलब एसएससी के हिसाब से नंबर 3 ऑप्शन सही है। और जिसका ये आंसर की है उसने भी 3 ही आंसर लगाया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस इसको कॉपी कर लेंगे। ये जो लिंक आ रहा है ना, इस आपके आंसर की का जो लिंक आ रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। जब इसको हम कॉपी कर लेंगे, फिर हम इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। वहाँ से यहाँ पे रैंक आईक्यू का मैंने लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर इस लिंक पे आप वो लिंक जो वहाँ से कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे। वो पेस्ट करेंगे, यहाँ से कैटेगरी मेरी जनरल है, मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक पासवर्ड लगा लेंगे, कुछ भी पासवर्ड लगा लेंगे, जैसे कि कुछ भी लगा लेंगे। 1 मिनट, पासवर्ड मैं लगा देता हूँ 1234 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सबमिट करेंगे।
ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, तो मैं यहाँ पे हुआ क्यों नहीं, फिर से करता हूँ। मैं इसको रोक के मैं आगे का वीडियो बनाता हूँ। वो साइट एक्चुअली क्या है कि अभी वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा था। तो वहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उस लिंक पे सबमिट करेंगे, तो अगर साइट सही से कल कल तो सही से चलेगी। अभी आज थोड़ा रश है ज़्यादा, इस वजह से नहीं चल रही है। तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, आपके सारे नंबर कैलकुलेट कर लेगा। ये साइट जो है, ये बहुत अच्छी साइट है। मतलब यहाँ से आपके सारे नंबर एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे जिस लड़के का मैंने ले रखा है, उसने अटैम्प्ट 170 करे हैं, अनअटैम्प्ट 30, 32 क्वेश्चन गलत हुए, 138, और इसके मार्क्स 130 बने, 8 माइनस होके टोटल मार्क्स 130 आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी बताएगा। जैसे उसके रीजनिंग में 41.75, और जनरल अवेयरनेस में 17.5, टेक्निकल में 70.75। इसने काफ़ी अच्छे स्कोर कर रखे हैं नंबर। तो फिर आप यहाँ पे उसके बाद आप एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। चेक योर रैंक, ये चेक योर रैंक आ रहा है ना, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऐसा। तो फिर आपके ये पूरे रैंक्स वगैरह बताएगा। जैसे जब मैंने चेक किया था तो 16,000 लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर रखा था। उसमें से 116 रैंक है इसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद। बिफोर नॉर्मलाइजेशन 490 है। और ये इसकी ये कैटेगरी रैंक होगी शायद, जो भी होगी जनरल की रैंक होगी ये। शिफ्ट रैंक 29 है 4,000 में से। और सिविल ब्रांच की जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 87 के आसपास जा रहे हैं। उस शिफ्ट के एवरेज 84 जा रहे हैं। शिफ्ट के एवरेज अगर 84 जा रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रांच के एवरेज से वो शिफ्ट के एवरेज कम जा रही है, मतलब वो शिफ्ट टफ रहा होगा। और कैटेगरी एवरेज 92, ब्रांच टॉपर 157, और शिफ्ट टॉपर उस शिफ्ट में 39.75 ही मैक्सिमम मार्क्स अभी तक आए हैं। कैटेगरी टॉपर 157, ऐसे ऐसे सारे डिटेल्स में प्रोवाइड कर देगा। आप एक बार देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको जैसे नाम और वो हाइड करवा दिया था, उस लड़के ने बोला कि हम मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांच सिविल ही है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम 14 तारीख की थी, फर्स्ट शिफ्ट। रॉ मार्क्स 130, नॉर्मलाइज मार्क्स 147। ये तो थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं अभी, बट हाँ अगर ऐसा है तो फिर ये 140 के आसपास रहेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट वालों के। तो यहाँ से हम ऐसे अपना तो मार्क्स चेक कर लेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर कठिन रहा, इजी रहा, कौन सा शिफ्ट हार्ड रही, कौन सा शिफ्ट इजी रहा। और देखते हैं, फिर हम उस पीडीएफ पे जाते हैं। मैं यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले भी इस ऐसे वीडियो पे मैंने बात कर रखी है, कट ऑफ हमने आंसर के आने से पहले ही, मतलब बच्चों से बात करके एक वीडियो बनाया बनाया था। तो उसमें हमने बताया था सब कुछ, मतलब स्टार्ट करके सब कुछ बताया था, कैसे किस में कट ऑफ क्या रह सकती है, वो सब बताया था। पर अब ये कट ऑफ क्या होगी कि ये आंसर की आने के बाद की कट ऑफ है, तो ये थोड़ी सी एग्जैक्ट जाएगी। बट हाँ, मैंने पहले ही सही बताया था, वो थोड़ा सा उसी के आसपास रहेगी। तो आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में इधर तो नहीं बताऊंगा, बाकी उसके आगे डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि हमने बताया था वहाँ पे, एक मिनट। जैसा कि हमने वहाँ पे बताया था कि कट ऑफ, मतलब हमने वो किया था, पूरा एनालिसिस किया था कि कैसे कट ऑफ क्या रहने वाली है। वैकेंसी वाइज बताया था कि इस 2016 में वैकेंसी रही थी 1507, और यहाँ पे वैकेंसी 2017 में 341, मतलब वैकेंसी बढ़ी। 2018 भी ऐसा शिफ्ट रहा जिसमें वैकेंसी भी बढ़ी और कट ऑफ भी बढ़ा, इसमें भी रीज़न बताया था। सब कुछ आप जाके एक एनालिसिस डिटेल्ड वीडियो बना रखा है हमने पहले, उसमें जाके देख सकते हैं। अभी तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया। हम इस पे बात कर लेते हैं। 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग जो है यहाँ की थोड़ी सी, मतलब इजी तो थी पर लेंदी थी। तो इस वजह से हम इसको मॉडरेट में रखेंगे।
और जीएस तो सबके हार्ड है, आप मान लो जीएस तो सबके लगभग हार्ड रहे हैं, तो इसको तो हमेशा हार्ड में ही रखना, हर शिफ्ट के हार्ड रहे हैं। और टेक्निकल इसकी इजी थी बट ट्रिकी थी, तो हम इसको भी मॉडरेट में ही रखेंगे। और सेकंड शिफ्ट की बात करें, 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की, तो 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो है वो भी, इसकी भी रीजनिंग लेंदी रही थी, बट फर्स्ट शिफ्ट को हम थोड़ा सा मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं होता बच्चों को कि क्या पेपर आएगा, कैसे आएगा। तो इस वजह से अब सेकंड शिफ्ट में बच्चों को थोड़ा आइडिया हो गया था, तो इनके लिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। और जीएस तो इनके लिए भी हार्ड ही था, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, बट हाँ ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं इनका जीएस। और टेक्निकल इनका भी मॉडरेट ही था अप्रॉक्स। कुछ सब्जेक्ट छोड़ रखे थे फर्स्ट शिफ्ट में, कुछ सब्जेक्ट छोड़ रखे थे इन्होंने, जैसे स्टील नहीं था उस पहले फर्स्ट शिफ्ट वालों में, स्टील नहीं था, और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी नहीं थी, वो चीज़ अगले शिफ्टों में इन्होंने डाल दिया। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट ही छोड़ दिया इन्होंने, वो अगले उसमें डाल दिया इन्होंने। तो अब हम थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी इजी रही थी, इसकी रीजनिंग सुनने में आया था, जैसे बच्चों ने बताया कि इसकी रीजनिंग थोड़ी इजी टू मॉडरेट, मतलब हाँ इजी रही थी इसकी रीजनिंग। और इसका जो है इसका जीएस जो था ये भी मॉडरेट टू हार्ड था। और टेक्निकल की बात कर लेता हूँ, इसका टेक्निकल इजी टू मॉडरेट थी। इसकी टेक्निकल इजी टू मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब सब में न्यूमेरिकल लगभग, पेपर तो बहुत बैलेंस बनाया इस बार एसएससी वालों ने, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। सबका पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। ऐसे ही सेम सेम चीज़ इन्होंने कर रखा है इसके 15 के शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 15 के 2 शिफ्ट में इन्होंने सेम पैटर्न फॉलो कर रखा है जो ऊपर मैंने बताया। तो इन दो, लेकिन 15 का जो थर्ड शिफ्ट है ये थोड़ा सा बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है। 15 का थर्ड शिफ्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि रीजनिंग मॉडरेट टू हार्ड गई, जीएस तो हार्ड था ही, और टेक्निकल भी मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो इस शिफ्ट में अभी तक मैंने लगभग इस शिफ्ट के 10 बच्चों से बात किया, उनके लगभग यही 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं। एक बच्चे के तो 130 आ रहे हैं, 130 129 आ रहे हैं, बट ज़्यादातर बच्चों के 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं। और 16 का भी वापस से वही सेम चीज़, जैसा 15 में सेम सेम चीज़, सब कुछ सेम, वैसे ही इजी टू मॉडरेट सब कुछ वैसे ही रखा, ऑलमोस्ट सेम है। आप इस बार समझ लो आप कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या लिया जाता है, टॉप के बच्चे लिए जाते हैं, 0.1%, जो टॉप के बच्चे होते हैं वो लिए जाते हैं, और उस शिफ्ट का एवरेज लिया जाता है, एवरेज बच्चे कितना पा रहे हैं। उनका एक मेथड होता है, आप एसएससी की साइट पे जाके देख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है उसमें डालते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट पे बच्चों को इसलिए हमेशा फ़ायदा होता है, उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो वो अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है हमेशा। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर पहला पेपर देने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, और आगे आगे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो वहाँ बच्चे स्कोर करने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट शिफ्ट वालों को फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को मोस्टली मान के चलो आप, फर्स्ट डे वालों का भी फ़ायदा होगा, और फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मान के लो फर्स्ट शिफ्ट वालों को 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, और वो पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो 5 से 10 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और बाकी शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट 15 का थर्ड शिफ्ट, इनके नंबर भी 5 से 10 बढ़ेंगे। 1 मिनट, इनके नंबर भी इनके नंबर भी 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे। और बाकी 15 की फर्स्ट शिफ्ट जो रही है, 15 की फर्स्ट शिफ्ट जो रही है, उनके नंबर घट सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि उन बच्चों के नंबर 165 समथिंग जा रहे हैं। मैंने 3 बच्चों से बात किया, सबके एक एक बच्चे के 15 की फर्स्ट शिफ्ट 165 है एक के, और एक के हैं 142, और एक के हैं 123। तो मतलब
उन शिफ्ट में बच्चों के ज़्यादा नंबर जा रहे हैं, तो अब 3 बच्चों से ही बात हो पाई मेरी, बाकी अगर आगे मिलेंगे बच्चे तो मैं बात करके उनसे बताऊँगा। तो 15 की थर्ड शिफ्ट में 15 की थर्ड शिफ्ट में थोड़ा-सा बच्चों को घाटा हो सकता है, नंबर घट सकते हैं वहाँ पे। बट बाकी सब में लगभग बढ़ेंगे। 15 की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों को घाटा हो सकता है, बाकी सब में लगभग नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और फिर ये सब तो हमने बात कर लिया, अब एक हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की वैकेंसी कितनी रही है, बताया था जैसे मैंने 2959, अप्रॉक्स 3000 के करीब वैकेंसी रही है। तो उस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो यूआर की कट ऑफ, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जाएगी 115 से 117, प्लस माइनस 2 रख लो आप, इसी के पास जाएगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी है। ओबीसी की कट ऑफ इससे आप 2-4 नंबर कम कर लो, 109 से 112, इसमें भी प्लस माइनस 2 कर लेना। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के आसपास ही रहेगी, थोड़ा बहुत कम होगा। एससी की कट ऑफ मैं बता देता हूँ, 101 से लेके 105 के बीच में जा सकती है। और एसटी की कट ऑफ 95 से 100 के बीच में रहेगी, यही कट ऑफ रहेगी। प्लस माइनस 2 हो सकता है सब में, ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार। तो मैं तो ये कहूँगा, जिन बच्चों के 110 प्लस नंबर आ रहे हैं वो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करना चालू कर दें, क्योंकि क्या है कि रिज़ल्ट इस बार बच्चों के, बहुत बच्चों के, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के जानने में, जिनके वो उनके एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गए फ़ोटो की वजह से, अच्छे-अच्छे, मेरा एक फ्रेंड था, उसके ही मतलब 140-40, 150-50 नंबर आते थे, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो मतलब अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चों के लगभग मान के चलता हूँ मैं, 5% ऐसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जो पेपर ही नहीं दे पाए। और इस बार सेंटर बहुत दूर-दूर सबका फेंक दिया। उस वजह से कुछ बच्चे नहीं जा पाए पेपर देने। और पेपर भी मतलब सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है। सब डिपेंड करेगा कि कैसे क्या बच्चे स्कोर कर रहे हैं, कैसे बच्चों ने पेपर दिया। अभी तो कुछ, बस हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं। तो हमने ये आइडिया लगा लिया, इतना इतना आसपास रहेगा। आप 110 के पार अगर हैं, किसी भी शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं, कोई भी घट सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं पता। तो आप सब लोग 110 के प्लस अगर हैं, 105 वाला भी कर सकता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 105 वाला भी करे तैयारी, साथ में पढ़ता रहे, लेकिन तैयारी करता रहे। क्योंकि अगर अगर मान लीजिए आपका गलती से सिलेक्शन हो गया, अगर आप नहीं तैयार किए हैं, फिर 1 महीने का टाइम मिलता है रिजल्ट के, मैक्सिमम 1 महीने का, 1 महीने पहले रिजल्ट आता है मेंस के पेपर के, और रिजल्ट आ गया, आपका नाम है लिस्ट में, फिर आपको बहुत पछतावा होगा। आप अभी मेंस की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको बाद में भी काम आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं आपके कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि मेंस की तैयारी आप साथ में करते रहिए, आप अगला भी तैयार करते रहिए, तो साथ में चलिए। अब मैं इतना तो बता दिया कि 110 के पार वाले सब मेंस की तैयारी करो। अब मैं ये बताऊँगा कि मेंस की तैयारी करनी कैसी है? कैसे आप चालू करेंगे मेंस की तैयारी? उसके लिए भी मैं लेके आया हूँ आज मेंस, एसएससी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसमें हमने टोटल इतने पॉइंट डाल रखे हैं। पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट आपको कैसे करना है? स्टार्ट आपको ऐसे करना है, पहले तो आपको कहीं किसी से, आपको अगर आपने कर रखा है स्टैंडर्ड बुक से आपकी तैयारी है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं के वीडियो लेक्चर या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। पहली बार वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चे तो अपने उनको पता है कैसे तैयारी करनी है, उन्होंने दे रखा होगा। या तो कोई कोचिंग ज्वाइन करो आप, या फिर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी है, तो फिर आप अपना एक स्टैंडर्ड बुक उठा के वहाँ से आप प्रैक्टिस मतलब तैयार, मतलब एक बेस बना सकते हो आप। उसके बाद आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक तो देख लो, रिवर्स टेक्निक अपनाओ आप। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, फिर उस हिसाब से देखो आपके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपसे कितने हो पा रहे हैं और कितने नहीं हो पा रहे हैं। देखो,
ये पेपर जो होगा ना, इसमें आपको नॉलेज का कोई भी वो नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ़ आपको रटना है। आप जितना ज़्यादा रट लोगे, उतना ही सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको पुराने ही क्वेश्चन को इतनी बार करना है कि वो क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपका हाथ चलने लगे और आप वो क्वेश्चन 7 मिनट के अंदर कर दो। एसएफडी, बीएमडी के क्वेश्चन आपको 7 मिनट के अंदर करने आना चाहिए। अगर आपने 1 मिनट सोचने में लगा दिया एक क्वेश्चन में, तो फिर आपका पेपर छूटना फिक्स है। पेपर तो मान के चलो आप सिर्फ़ 10% बच्चे ही पूरा कर पाते हैं, बाकी सारे पेपर छोड़ के आते हैं। और वही बच्चे पेपर करते हैं जो शुरू से तैयारी रखते हैं, जो पिछले साल भी कर चुके होते हैं, फिर देते हैं आगे, तो उनको तैयारी रहती है, प्रैक्टिस रहती है, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उनको पता है कि पढ़ना कैसे है। तो आप ऐसे तो स्टार्ट करेंगे, आप पहले एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर करेंगे। फिर उसके बाद जब एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर एक बार नहीं करना है आपको, एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर आपको कम से कम 2 बार करना है, कम से कम 2 बार। और उसके बाद आपको ईएसई के ईएसई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जो एसएससी के लायक हों। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं, जो ईज़ी हो वही करने हैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस। उसमें से आप एक बार कोचिंग वगैरह जॉइन करोगे, अगर किसी की, जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मेडिजी है, इंजीनियर्स अकेडमी, आईएएस मास्टर्स, ये सब है। कहीं भी जहाँ भी आपको कन्वेंशनल बैच मिल जाए, वहाँ पे आप जॉइन करोगे तो वो आपको बताएँगे कैसे क्या करना है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और उनको आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। आपको लिखने की प्रैक्टिस बनानी है कि बहुत तेज़ आपको लिखना हो। आप बहुत तेज़ लिख पाओ और सोचना ना पड़े आपको, तुरंत दिमाग में आपके स्टेप्स छप जाएँ। जैसे आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना है, तो आप इतनी बार उस क्वेश्चन को करके रखो ना कि आपको सोचना ना पड़े कि पहले मैं डेप्थ डिसाइड करूँ या फिर क्या करूँ, रीइंफोर्समेंट कैसे लूँ, क्या लूँ, कुछ भी नहीं आपको करना। आप सीधे तुरंत स्टेप लिखो, स्टेप 1 उसको सॉल्व करो, तुरंत ऐसे-ऐसे करके आपको करना है। आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। रटना बुरी बात है, लेकिन इस पेपर में बिना रटे आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पे नए क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। और दूसरा टॉपिक, पहला तो हो गया, ऐसे आप स्टार्ट करना है। दूसरा है बुक, कौन-कौन सी बुक रिक्वायर्ड है। देखो मैं बता देता हूँ बुक के बारे में। मैं फ़ोटो लेके आया हूँ बुक की। देखो आप तो एक तो ये बुक ले सकते हो, आईएएस मास्टर की, अगर आपके पास मेडिजी की है तो भी चलेगी। आईएएस मास्टर की ये बुक एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर है, कन्वेंशनल की। ये अगर आप नहीं लोगे तो ये लेना। ये सबसे अच्छी बुक है, इसमें सबसे कम गलतियाँ हैं और ये बहुत ऑथेंटिक बुक है। ये बुक सबसे अच्छी है। और आपको उसके लिए चाहिए, जैसे मेरे पास ये पुरानी पुरानी बुक्स पड़ी थी, उसकी फ़ोटो मैंने ले लिया। तो ये दोनों आपको ईएसई के प्रीवियस ईयर, वो भी आईएएस मास्टर्स के। इसमें सॉल्यूशन वगैरह बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ और गलतियाँ बिल्कुल नहीं हैं। इसके 2 पार्ट आएँगे, ये लगभग बहुत महँगी बुक है, ये लगभग आपको 2000 के आस-पास पड़ेगी ईएसई के प्रीवियस ईयर। वो तो सस्ती मिल जाएगी, ये वाली 200 250 की मिलती है, 300 की, पर ये आपको महँगी पड़ेगी। तो आप इसको देख लो, अगर आपको सेकंड हैंड मिल जाता है, सेकंड हैंड ले लो। और अगर आप नया खरीदना चाहते हो तो नया खरीद लो, ये नया वर्ज़न मिल जाएगा, सेकंड हैंड में थोड़ा पुराना रहेगा। फिर उसके बाद आप ये बुक मैंने बता दिया, ये दोनों बुक्स लो और आप प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करते रहो, जितना आपके पास टाइम दे सकते हो दो। प्रैक्टिस का ही गेम है पूरा एसएससी कन्वेंशनल। रिवाइज़, हाउ टू रिवाइज़, आपको रिवाइज़ कैसे करना है। देखो जब आपका पूरा सिलेबस तो पूरा देखो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, उससे पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका एक सब्जेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि वो पुराना वो सब्जेक्ट रख के दूसरा उठा लो। ठीक है, उसको रख दो, फिर दूसरा हो जाए तो तीसरा उठा लो। लेकिन उसके बाद आपको पहला सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। आप पैरेलल लेके चलो ताकि आपको कुछ भूलने ना पाए। आप लगातार अ, उस उसके फ्लो में रहो कि हाँ, आपको ये सब पता है, आप कर लोगे। या आपको मतलब आपके फ्लो से हटने ना पाए वो चीज़, आपके फ्लो से हटा तो आपको टाइम लेना चालू कर देगा वो। तो मतलब पैरेलल लेके चलो चीज़ें। पैरेलल लेके चलोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट एक दिन में, लास्ट टाइम जब लास्ट आपके चल रहे हो 10 दिन ना, तो एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे, जितना आपको मिल पाए। और क्वेश्चन हमेशा टाइमर लगा के आप करो। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करो तो हमेशा टाइमर लगा के करो, तो आपके हो जाएँगे। रिवाइज़ हो गया। हाउ टू इंक्रीज़ राइटिंग स्पीड। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, इंक्रीज़ राइटिंग स्पीड, अरे इंक्रीज़ की स्पेलिंग गलत है, एनसीईआर, इंक्रीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है। राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको हमेशा टाइमर लगा के ही लिखना पड़ेगा। और लिखते-लिखते ना, जब मैं लिखता था ना, तो मेरे हाथ में खड्डे पड़ गए थे, इतना लिखना पड़ता है इसमें। समझ लो आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो,
उससे भी टफ पेपर होता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंस्टेंट होता है। टाइम, आपको क्वेश्चन आते रहेंगे पर टाइम नहीं रहेगा आपके पास करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्पीड टाइमर लगा के करोगे, आप ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और बहुत लिखते रहो, आप हमेशा लिखो, हर चीज़ लिख के याद करो। फिर ये पांचवा पॉइंट है, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पहले तो आपको देखो, पहले जब आपके थोड़े कुछ सब्जेक्ट हो जाए, मेन मेन सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाए, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ताकि आप कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 10 टेस्ट तो दे लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज आपको किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर लो जो बढ़िया हो, मतलब बहुत फर्जी क्वेश्चंस ना डालते हो, और क्वेश्चन कॉपी आपकी अच्छे से चेक करके आपको नंबर बता सकें कि आप कितना कर पा रहे हो। ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ऐसे फर्जी वगैरह के मत ज्वाइन कर लेना कोई भी, जो आपके कोई भी कॉपी चेक कर रहा है, जिसको खुद नहीं आता वो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो। तो कोई अथेंटिक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। थोड़ी महंगी रहेगी तो चलेगी, पर सिलेक्शन ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का और पेपर अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका है। पहले वही क्वेश्चन करो जो आता है। अगर आपको पहले आखिरी क्वेश्चन आता है तो आखिरी क्वेश्चन करो, पहले वो आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट मैं साथ में बता दे रहा हूँ, एसएससी जेईई मेंस क्वेश्चन पैटर्न। इसमें क्या होता है कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, 1 2 3 4 पेपर, आपके एसएससी जेईई मेंस पेपर में 5 6। और फर्स्ट में 5 पार्ट होंगे, सेकंड में 5 पार्ट होंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। 5 5 5 5 5, टोटल मिला जुला के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो इन 30 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, कोई क्वेश्चन 50 नंबर, सबके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लिखे होंगे। और लास्ट टाइम से तो ईएससी पैटर्न कर दिया उन्होंने, कॉपी में ही क्वेश्चन लिखे रहेगा, पेपर आपको अलग से नहीं मिलेगा, कॉपी के अंदर ही क्वेश्चन लिखे रहेंगे। उसी में आपको स्पेस दिया रहेगा कि कितने स्पेस में आपको करना है, और फिर वो उसी उसी स्पेस में आपको करना है, और ज़्यादा आपको नहीं लिखना, किसी भी छोटे क्वेश्चनों में ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। सीधे क्या नाम है, क्वेश्चन करना है, और आंसर वो आपके जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको आप ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह, ये सब क्वेश्चन। और जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप मतलब लास्ट में करने की कोशिश करो, क्योंकि थ्योरेटिकल में नंबर आपको अगर 10 नंबर का रहेगा तो आपको 8 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप बहुत अच्छा लिखोगे तो। वैसे मोस्टली 3 4 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है। अगर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आप उसमें 5 लाइन से ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। आप टेस्ट सीरीज दोगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। क्योंकि अभी आप अगर पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो की मैं बात कर रहा हूँ, और जो पहले से दे रहे हैं उनको तो पता होगा। तो ऐसे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और और पेपर का पैटर्न मैंने बता ही दिया। 6 क्वेश्चन आपको, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि अगर वो 1 2 3 4 5 6, इनमें जो 5 5 क्वेश्चन होंगे, ये इन 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इनमें से आप या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कर लो, या फिर दूसरा पहला छोड़ दो। लेकिन इसके अंदर के सारे पार्ट आपको करने होंगे, जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे इसके अंदर जितने पार्ट होंगे सारे करने होंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे बस इस ये क्वेश्चन का, लेकिन आप वही क्वेश्चन वही छोड़ना, क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादातर पार्ट ना आ रहे हो, या फिर ज़्यादातर पार्ट लेंदी हूँ, वो क्वेश्चन छोड़ो। आएंगे तो आपको सब सारे पार्ट, लेकिन ज़्यादा को जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल हो वो क्वेश्चन मत छोड़ना, वही आप करना अगर आपके न्यूमेरिकल आते हैं करने। तो ऐसे क्या है कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए सर। आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमें जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेंगे वो मैं उसमें डाल दूँगा। और आपको आगे एग्ज़ाम्स में जो अभी अभी इंडियन इंडियन बैंक का एसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी जो एग्ज़ाम्स आएंगे उसकी, एसएससी सीजीएल चल रहा है, इसकी भी मैं डिटेल्स वगैरह डालता रहूँगा, एनालिसिस वगैरह। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और थैंक यू।